हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को। और हम लोग बेसिकली मटेरियल्स को क्लासिफाई कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर। अभी तक हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं कि मटेरियल कितने हार्ड या कितने सॉफ्ट होते हैं। एंड दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी कि जो मटेरियल्स हैं उनका अपीयरेंस कैसा है, वो लस्ट्रस हैं या फिर डल हैं, अपनी अपीयरेंस में चमकते हैं या फिर बिल्कुल रफ सरफेस है उनका, बिल्कुल भी चमक नहीं है उनके अंदर। अब एक क्लासिफिकेशन हम लोग इस बेसिस पे भी करेंगे कि कोई भी जो मटेरियल है वो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाता है या फिर नहीं घुल जाता। घुलने के बाद उसका जो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस है, कुल मिलाकर अगर मैं हिंदी बोलूँ, शुद्ध हिंदी बोलूँ, कि जो उसका अस्तित्व है पानी में घुलने के बाद क्या पूरी तरीके से मिट गया, अब वो वापस नहीं लाया जा सकता, या फिर वो पानी में घुल तो जाएगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं, वो ऊपर फ्लोट करेगा या फिर बिल्कुल ही नहीं घुलेगा। तो चलो देखते हैं इसको, यानी कि सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी। जो पानी है वो बड़े सारे लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, लेकिन सारे के सारे पृथ्वी पे मिलने वाले मटेरियल्स को डिजोल्व कर ही सके ऐसा नहीं है। अब जैसे आप कपड़े की बात करो, जो कपड़ा है, क्लोथ है अंकिता, क्या वो घुल जाता है पानी के अंदर? चाहे 10 दिन के लिए भी छोड़ दो अगर, जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी कोई टी शर्ट है, आप उसको बाथरूम में एक बाल्टी में भिगो कर आए हो और आप फिर कहीं ट्रिप पे चले गए, आप 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन, 1.5 महीने के बाद वापस आए हो, तो क्या वो घुल जाएगी, पूरी की पूरी गायब हो जाएगी पानी के अंदर? नहीं ना। हो सकता है कलर फेड हो जाए, हो सकता है कि उतना कपड़े की क्वालिटी वैसी ना रहे, छिल जाए, छेद हो जाए, धागे निकलने लग जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या घुल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी उसका कुछ ना कुछ मटेरियल एविडेंस तो बचेगा ही बचेगा, है ना। क्योंकि कॉटन के रेशे याद है अंकिता, जो हड़प्पा में जो वेसल्स थी उसमें चिपके हुए मिले थे हमें ट्रेसेस बहुत बाद में, है ना। तो कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो तो कंप्लीट तरीके से हरनीत पानी के अंदर सॉल्यूबल हैं, लेकिन कुछ जो है वो पानी के अंदर कंप्लीट तरीके से नहीं खुलते हैं। ये वाली बात हम सब जानते हैं, ठीक है। तो जो मटेरियल्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, जो मटेरियल कंप्लीट तरीके से पानी में घुल जाते हैं एंड वो मटेरियल जो कि पानी में कंप्लीट तरीके से नहीं घुलते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं, एंड इसी एक्टिविटी से मैंने, एक्टिविटी 1 नहीं थी आई थिंक, 2, हाँ ठीक है, एक्टिविटी 1 और 2 के कॉम्बिनेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन दिया था एंड आप लोगों ने सारे लोगों ने गलत करा था, ठीक है। तो आप इसको अब ध्यान से सुनना। क्या है, सबसे पहले तो एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें आधा पानी भर दो, फिर आधा चम्मच उसके अंदर चीनी डालो, टेस्ट ट्यूब को शेक करो और ऑब्जर्व करो। हम ये देखेंगे कि कुछ टाइम में जो चीनी है वो कंप्लीट तरीके से डिसअपियर हो गई है। कुल मिलाकर अब ये टेस्ट ट्यूब वगैरह में क्या ज़रूरत है, शिकंजी देख लो, या फिर नॉर्मल ग्लास में अगर आप चीनी डाल रहे हो, शिकंजी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चीनी घुल जाएगी कुछ टाइम के बाद। अब हम ये कह सकते हैं ना कि जो चीनी है उसके जो पार्टिकल्स थे, चीनी के जो दाने थे, वो कंप्लीट तरीके से पानी में घुल चुके हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीनी है इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब हो क्या सकता है, ऐसा है ही कि जो चीनी है ना वो पानी के अंदर घुल तो गई है, लेकिन अब पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ साथ उसके अंदर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो चीनी जो है वो घुली हुई फॉर्मेट के अंदर मिक्स्ड है पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ। क्या होता है जब कोई भी चीज़ घुलती है, नमक हो गया, चीनी हो गया, उसके पार्टिकल छोटे 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 होते 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 पूरी तरीके से फिर पानी में एक टाइम के बाद इस तरीके से यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं कि हम उनको फिर देख नहीं सकते। लेकिन जैसा कि हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, वो हरनीत इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि हम कितना पानी यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हरनीत, एक ग्लास हमने पानी लिया, उसमें हम 5 से 6 चम्मच भी चीनी डाल रहे हैं, काफ़ी देर तक अगर उसको घोलते रहेंगे तो वो गायब हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन अब आप एक ग्लास पानी के अंदर एक बोरा चीनी डाल दो, तो फिर तो चीनी का कुछ भी नहीं होने वाला ना। इक्के दुक्के दाने हो सकता है कि वो बस ठीक है घुल गए, वो हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी चीनी गायब हो जाएगी या पूरी की पूरी चीनी घुली जाएगी उसके अंदर, नहीं हो सकता ना। तो वो चीज़ भी डिपेंड करता है कि आप जो
सॉल्युबिलिटी के लिए कोई भी चीज़ ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर पानी ले रहे हैं, तो वो है कितना मात्रा में, और जो मटेरियल जो उसके अंदर घोलने की कोशिश कर रहे हो वो कितना मात्रा के अंदर अवेलेबल हो। अंकिता, ये तो बट ऑब्वियस ही बात है ना कि ये मिसमैच नहीं होना चाहिए इसका, वरना कोई चीज़ नहीं खुल पाएगी, है ना। ये चीज़ है। तो हम इस एक्टिविटी से ये कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एक आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। मान लो कि एक ना हमने ग्लास लिया है, क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ओके। उसके अंदर आपने पानी डाल दिया, नॉर्मल पानी डाल दिया। अब मुझे आप ये बताना, आपने उसके अंदर सिर्फ 2 ड्रॉप्स, चम्मच को बस अपने जो दूध का पतीला रखा है आपके किचन में, चम्मच को आपने डुबाया और 2 ड्रॉप बस उस पानी के अंदर डाली है। क्या वो दूध के मॉलिक्यूल्स या पानी का कलर चेंज हो जाएगा सिर्फ 2 ड्रॉप से? ज़रूरी नहीं है। चलो ड्रॉप्स बढ़ाते हैं, 10 ड्रॉप डाल दूं अब तो, 1 चम्मच दूध डाल दिया, हेजी हो जाएगा। 4 चम्मच दूध डाल दिया, अब हो जाएगा। अब 4 चम्मच दूध डालने के बाद मैं एक बड़ा सा पतीला लूं और उसके अंदर 20 लीटर पानी डाल दूं, जिसके अंदर ये 4 चम्मच दूध मिला होता उस पानी के साथ। अब क्या होगा, पानी का कलर वापस हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर शाइनी, हो जाएगा ना। ये चीज़ है। तो हरमीत, इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो हम लोग मटेरियल जो ले रहे हैं, कोई भी मतलब मटेरियल छोड़ो, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ जो ले रहे हैं और किसी के साथ अगर उसको मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वो इक्वल मात्रा के अंदर हो ना। ये तब डिपेंड करता है कि वो चीज़ सॉल्यूबल होगी, उसका टेक्सचर, कलर, अपीयरेंस जो भी है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा चीनी जो होती है, या फिर जब गन्ने का रस मान लो, जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप लेते हो, उसमें हल्का सा पानी मिलाते मिलाते उसको बड़ी सी कढ़ाई में खौलाते हो, तब जाके आपके पास जैगरी, या जिसको आप गुड़ बोलते हो आम भाषा के अंदर, वो जाकर बनता है, राइट। ऐसे ही चीनी एंड थोड़ा सा आई थिंक कुछ वाइट पाउडर का इस्तेमाल करके, और उसको भी अगेन गर्म करते 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 ढांचों में जब बनाया जाता है, तब उससे जाकर बताशे बनते हैं। बताशे आई थिंक आप लोग जानते होंगे। डू यू नो व्हाट इज बताशे? वाइट कलर के होते हैं, मीठे मीठे से, लोग पूजा पाठ में चढ़ाते हैं। अर्पित, हम तो जानते ही हैं यूपी एमपी वाले, सबसे ज़्यादा कारोबार इंडिया में वही होता है। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट शुगर इज अ मटेरियल विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। नमक भी क्या सॉल्यूबल है पानी के अंदर? ठीक है। लेकिन अगर आप आधे ग्लास पानी में पूरी की पूरी जो एक टाटा नमक की थैली आती है 1 किलो की या जितनी की भी होती है, वो पूरी डाल दो, तो क्या वो पूरी घुल जाएगी? क्या कलर कोई चेंज नहीं होगा पानी का? कंप्लीटली तरीके से सॉल्यूबल हो जाएगी क्या वो? नहीं। हाँ, वेरी गुड, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना, कि इससे ज़्यादा नहीं। उसकी भी कैपेसिटी होती है, क्योंकि पानी के अंदर जब वो देखो ना, पानी के एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि पानी के 3 मॉलिक्यूल्स थे, इनके अंदर कितनी कैपेसिटी, कितने शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करने की शाइनी? 3 मॉलिक्यूल है तो ये शुगर है, और मान लेते हैं कि ये है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये सॉल्ट के अगेन मॉलिक्यूल्स मान लो, ये है वाटर। तो कोई भी चीज़ घुलती कैसे है, या हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मतलब अभी अगर बात हो रही है यहाँ पर कर लेते हैं, कैसे घुलता है कोई भी चीज़ पानी के अंदर? ये सॉल्ट है, इसको शुगर मान लो। शाइनी, कैसे बनेंगे सॉल्ट वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये जगह बना पाएंगे क्या? हाँ, नहीं मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, और सॉल्ट के भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं, शुगर के भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये घुल जाएंगे कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। बहुत कम पॉसिबिलिटी है इसकी। हमें पानी देखो ना अर्पित, ज़्यादा चाहिए होता है। देखो ना, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप बिल्कुल प्रिसाइज मेथड में छोड़ दो, विज्ञान को छोड़ दो 1 मिनट के लिए। हरनीत, 1 चम्मच पानी
एक चम्मच नमक, दोनों को मिला दो, नमक का कुछ बिगड़ेगा? बहुत ज़्यादा? पूरा गायब हो जाएगा क्या? है ना, बिल्कुल। हाँ, वैसे तो गीला हो गया, हल्का सा नमक या कुछ वो हो गया, चीनी के साथ कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, थोड़ी सी, लेकिन पूरी, अगर वो पानी सूख गया थोड़ी देर में पंखे के नीचे रख के और गर्मी का मौसम चल रहा है, तो वो जम जाएगी ना आसपास जो भी घुली हुई होगी, लेकिन कुछ दाने तो फिर भी पड़े होंगे। एंड अर्पित, नमक के साथ भी ऐसे ही होगा ना, कि जो गीला वाला पार्ट होगा जब वो सूख गया तो उतना नमक हमें दोबारा मिल जाएगा अगेन। हाँ, जैसा कि शाइनी ने एक वर्ड यूज़ करा, आप में से हो सकता है बहुत लोग ये जानते ना हो, कोई बात नहीं, हायर स्टैंडर्ड में बढ़ेंगे, 9th क्लास तक बस आने दो, आप पूरे के पूरे साइंटिस्ट बन जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। यूपीएससी के लिए जितना साइंटिस्ट बनने की जरूरत है उतना बस, ठीक है, उतना ही बनना है हमें। तो एक ना हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है कि इससे ज़्यादा वो चीज़ ना उसमें घुल मिल नहीं सकती। होता है ना अंकिता, प्यार की भी जब अति हो जाती है तो प्यार भी बोरिंग लगने लग जाता है ना? वही चीज़ है यहाँ पर। तो कुछ और मटेरियल जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, जैसे कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? जो सॉल्ट हम खाते हैं, है ना? कितनी अच्छी हो शाइनी, तुम कितने प्यारे एग्जांपल होते हैं तुम्हारे। रॉक रॉक सॉल्ट क्या होता है? अरे वाह वाह वाह, क्लैपिंग। जो रॉक से ऑब्टेन होता है, से, सेंधा नमक। हाँ, मतलब मैं नॉर्मली पूछ रहा था कि एप्लीकेशन, मतलब हम लोग इनको कहाँ बोलते हैं डेली लाइफ के अंदर, मतलब क्या रॉक से जो आता है? अरे मुझे भी पता है, मेरी माँ तभी तो उसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। वॉशिंग सोडा, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये हम ना इनके सॉल्यूशंस कर इनके क्या कहते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इनको सॉल्यूशंस में मिला मिलाकर, हम लोग कलर देखेंगे, इनके टेस्ट होगा, मतलब फर्दर क्लासेस के अंदर जब एक्सपेरिमेंट होगा। और उसके लिए एक पेपर यूज होता है केमिस्ट्री लैब में, क्या कहते हैं उस पेपर को? हाँ, और उसमें एक वैल्यू होती है, क्या कहते हैं उस वैल्यू को? पीएच वैल्यू। अच्छा, न्यूट्रल वाले क्या होते हैं, जो ना एसिडिक होते हैं ना बेस होते हैं, कितनी वैल्यू होती है? वेरी गुड, 7 से कम हुए तो? सोच समझ के बोल रहे हो सब लोग, एसिड। यस, यानी कि अगर जो 1 तक गया वो ज्यादा, सबसे ज्यादा एसिडिक ना, और जो 7 से ऊपर होते हैं वो? वेरी गुड, चलो आप लोगों को याद है, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा कहता हूँ, किसी की भी वैल्यू अगर 7 निकल कर आ रही किसी सॉल्यूशन की, ना वो मुझे, मतलब कैसा भी उसका टेस्ट नहीं होगा, ना खट्टा ना मीठा ना कड़वा, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, और बेसिक का टेस्ट कैसा होता है जो बेस होते हैं? बिटर और सार? बिटर। एंड एसिड का? शाबाश, ठीक है। कहाँ दे रखा है? 10th क्लास फिजिक्स, 10th क्लास केमिस्ट्री, सॉरी, ठीक है। कॉपर सल्फेट, जिसका नाम है ब्लू विट्रियोल। एलम, एलम क्या होता है अर्पित, क्या होता है एलम? फिटकरी। लौंडे कहाँ यूज करते हैं इसको? शेविंग के बाद। मयूर बैठ के सोच रहा है कहाँ यूज करते हैं। मिल्क, लेमन जूस, ग्लिसरीन एंड एल्कोहल, ठीक है। आप में से जिस बंदी की दाढ़ी आती हो वो भी शेविंग के बाद यूज कर सकती है, ऐसा ऑफेंड मत हो जाना कि हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अर्पित सही बोला ना कि अगर आ रही हो तो यूज कर लो, क्या क्या दिक्कत है शेव करने के बाद, ठीक है। वाटर या कोई भी जो लिक्विड है, अगर उसके अंदर डिजोल्व कोई मटेरियल है, तो उसके अंदर कोई भी मटेरियल डिजोल्व हो जाता है अगर, याद रखना, एक है पानी, एडिशनली आपने उसके अंदर एक मटेरियल डाला, तो इस मटेरियल को अब मैं क्रिस्टल क्लियर टर्म्स में कह रहा हूं, डिजोल्व मटेरियल। इनके कॉम्बिनेशन को ना आप कहोगे सॉल्यूशन। ये मुझे आज तक की ना सिंपलेस्ट डेफिनेशन लगती है एक सॉल्यूशन को डिफाइन करने की। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि ये डेफिनेशंस कहीं आएंगी, तो यस, जीएस पेपर जो 3 है एमपीपीएससी का, जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, उसके अंदर इसी प्रकार के वो बच्चों वाले छोटे छोटे डेफिनेशंस और आपसे ये सब पूछते हैं, ठीक है। वाटर या कोई भी लिक्विड, अगर उसके अंदर एक मटेरियल ऐसा है, ऐसा पदार्थ है जो कि उसके अंदर डिजोल्व हो सकता है, ठीक है, तो वो है सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल,
वाटर हैविंग अ शुगर डिजॉल्व इन इट, तो उसको हम लोग कहेंगे शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। पानी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को डिजॉल्व कर लेता है। एंड ये वाली बात हमने जो इनिशियल हमारे पहले और दूसरे चैप्टर था इस बुक के अंदर हमने बात करी थी, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि पानी कम पीने से स्टोन्स की दिक्कत हो जाती है, जिसको आम भाषा के अंदर पथरी कहते हैं, है ना। ये चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है, एक और टेस्ट ट्यूब लेना है, हाफ उसको पानी से भरना है एंड हाफ अ स्पून ऑफ सैंड इन इट, रेत मतलब मिट्टी। ठीक है। सैंड जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी, आप कितना भी शेक करो वो देखेगी आपको, कलर भी चेंज कर देगी पानी का, हेजी कलर हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा पानी का। लेकिन धीरे धीरे करते करते अगर आप उसको छोड़ दोगे, बिल्कुल रेस्ट में ले आओगे, अगर उसको टेस्ट ट्यूब को एक जगह रख दोगे, तो सैंड आपको सेटल होती हुई दिखेगी। लेकिन देखिए सेटल हो रही है, डिजॉल्व नहीं हो रही है कंप्लीट तरीके से। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सैंड एक ऐसा मटेरियल जो कि इनसॉल्युबल है पानी के अंदर। ठीक है। और भी कुछ मटेरियल जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, चौक का पाउडर, सॉडस्ट, सल्फर, ग्लास, प्लास्टिक, आटा, वैक्स, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, तेल तो कोई भी नहीं होते, मतलब केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी। ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब लेकिन हम ना कुछ और बातें करते हैं हायर स्टैंडर्ड की बढ़कर, मतलब इसी डिस्कशन को, एक्सपेरिमेंट जो 1 और 2 करे, इसी को अब एक हायर स्टैंडर्ड पर लेकर जाते हैं एंड एक दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या लिक्विड लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो सकता है। मतलब मैंने लिया लिक्विड 1, मैंने लिया लिक्विड 2, ये आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, ये जानना है मुझे। ठीक है, देखते हैं इस चीज को। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम लिक्विड मटेरियल्स इन वाटर, इसके ऊपर ये पूरी की पूरी स्टडी है। ग्लिसरीन जो है वो एक लिक्विड मटेरियल है। ग्लिसरीन कैसे प्रोडक्ट्स में यूज होता है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स, है ना। अब एक टेस्ट ट्यूब लेना है, आधा उसको पानी से भर दो, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ग्लिसरीन ऐड कर दो, टेस्ट ट्यूब को शेक करो, कुछ टाइम के लिए उसको स्टिल छोड़ दो और उसको ऑब्जर्व करो। हम ये देखेंगे कि ग्लिसरीन जो है वो कंप्लीट तरीके से मिक्स हो चुका है पानी के अंदर और वो एक सिंगल लेयर बन चुकी है। याद है अंकिता, मैंने इसी की टर्म के साथ फंसाया था, सिंगल लेयर। अब मैं आप लोगों से उस क्वेश्चन में ये जानना चाहता था, आपकी अंडरस्टैंडिंग, एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन था, हरनीत और अतिथि को फॉरवर्ड कर देना जरा वो क्वेश्चन, ठीक है। मतलब मैं जब भी एक दिन हो जाता है आप लोगों के साथ पूरे लिंक विंक भेज भेज कर, मैं सारी की सारी चैट्स हर किसी की हटा देता हूँ अपने फ़ोन में से, सारे कॉल लॉग, सारी चैट, मेरी आदत है, मैं सारी चैट्स हटा देता हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन इन लोगों को फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, जो भी ग्रुप में मैंने भेजा था। सिंगल लेयर का बेसिकली मतलब ये होता है, कोई बताओ सिंगल लेयर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट तरीके से बस जो मिक्स हो जाए, जिसमें आप बेसिकली डिफ्रेंशिएट ना कर सको, कलर के बेसिस पर या उसके पार्टिकल घूम रहे हैं तो आप डिफ्रेंशिएट ना कर सको, यानी कि वो एक सिंगल लेयर बन गया। यानी कि अगर पानी में ग्लिसरीन डाली है तो ग्लिसरीन ही पानी है और पानी ही ग्लिसरीन है। ये है एक सिंगल लेयर, ये है एक सिंगल लेयर। जैसे कोका कोला है, अगर हम मयूर उसके अंदर कुछ 10-15 चम्मच भी, आधे लीटर कोका कोला की बोतल है, 10-15 चम्मच भी उसके अंदर स्प्राइट डाल दें, कुछ फर्क पड़ेगा कोका कोला को उसके कलर के अंदर या टेस्ट के अंदर? बताओ, कुछ फील होगा? नहीं, नहीं नहीं होगा, करके देख लेना कि कैसे चेंज होएगा, कैसे काला कलर उसका वो कैसे कैसे सफेद कर लेगी वो स्प्राइट को डाल के। हाँ नहीं, हाँ नहीं, मैंने पर एग्जांपल ही कोका कोला का लिया है, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पैक बनाने मत बैठो ठीक है, जितना पूछ रहा हूँ बस उतना बताओ ग्लिसरीन जो है इट इज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, या फिर हम ये कह सकते हैं जो ग्लिसरीन है इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी के लिए एक आज आप नई टर्म सीख लो आप लोग, तो हरनीत आज से आप सॉल्युबिलिटी को बोलोगे मिसेबल एंड इनसॉल्युबल को बोलोगे इमिसेबल। अभी मैं दिखाता हूँ इमिसेबल वाली चीज़ भी दिखाता हूँ। तो लिक्विड, हम ये कह सकते हैं दैट लिक्विड इज सॉल्युबल इन वाटर
और जो लिक्विड है वो मिसेबल है वाटर के अंदर, लेकिन सारे लिक्विड नहीं होते, अभी हम देखेंगे उस चीज़ को। ग्लिसरीन का भी हमने केस स्टडी देखी है, यस ग्लिसरीन कंप्लीट तरीके से घुल जाएगा पानी के अंदर। कुछ और लिक्विड मटेरियल्स जो कि मिसेबल हैं पानी के अंदर, वो है मिल्क, लेमन जूस, लेमन जूस कुछ नहीं है, नींबू निचोड़ दो आप उसको, ठीक है, विनेगर, सिरका जिसको कहते हैं, एंड ब्लेंडर स्प्राइट की बोतल, दारू। मस्टर्ड ऑयल भी या कोई भी ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल है, पैराशूट का आपके रूम में कोकोनट ऑयल रखा हुआ है, या बजाज आलमंड ड्रॉप्स रखा हुआ है, कुछ भी है, बालों में लगाने वाला तेल है, खाने वाला तेल है, कुकिंग ऑयल है, कुछ भी है, ये भी सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में ही तो होते हैं। डू यू एग्री? सारे तेलों को आप लिक्विड फॉर्मेट के अंदर ही तो कहोगे। हाँ, बस ये आप कह सकते हो कि ज़्यादा गाढ़ा है, ज़्यादा पतला है, क्या है। अब जैसे कोकोनट ऑयल है, सर्दियों के अंदर वो जम जाता है प्रॉपर तरीके से। अगर आपको उसको लगाना है तो 12 या 1 बजे जब सर्दियों में धूप आती है, या तो आप मतलब गर्म पानी के अंदर उसको घुमाते चलो डब्बे को तो वो पिघलेगा थोड़ा सा, है ना, या फिर आप उसको धूप में कहीं रखो तो वो गर्म होते होते पिघलेगा। लेकिन जनरली कोकोनट ऑयल जो असली होता है, जो असली होगा वो पिघल जाएगा सर्दी, मतलब वो जम जाएगा सर्दियों के अंदर, है ना, लेकिन है तो वो लिक्विड ही ना। सिमिलरली शहद के साथ भी ये होता है, जो हनी है वो भी तो सर्दियों के अंदर जम जाता है, अगर जो असली हनी होता है जो, है ना। अब ये सब चीज़ें क्या लिक्विड मटेरियल लिक्विड फॉर्मेट के अंदर है? मतलब मैंने आप लोगों के दिमाग से वो चीज़ हटवा दी है कि गाढ़ा है, पतला है, क्या है, लेकिन है तो लिक्विड फॉर्मेट के अंदर ही ना ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ये एक एडिबल ऑयल है। एडिबल ऑयल वो होता है, कोई भी चीज़ एडिबल वो होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विच इज समथिंग ईटेबल, जिसको हम खा सकें, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड। अब आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लो, अगेन आधा पानी से भर दो, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है उसकी कुछ बूंद या कुछ आधा चम्मच उसके अंदर डालो, ठीक है, करते रहो शेक, कुछ भी करते रहो। अब आपको 2 लेयर दिखेंगी, कैसे, पानी के ऊपर तेल की एक लेयर जो है वो फ्लोट कर रही होती है। एंड कभी कभार आप लोगों ने एक चीज़ शायद से और ऑब्जर्व करी होगी, जब ये तेल की लेयर फ्लोट कर रही होती है, कभी इसको धूप में ना एक चीज़ में देखना, और पानी के कॉम्बिनेशन के साथ एक रेनबो टेक्सचर भी बनाता है तेल। कभी किसी ने ऑब्जर्व करा आप में से? सतरंगी कलर आता है पानी के ऊपर, रेनबो का पूरा एक टेक्सचर आ जाता है उसके ऊपर, ऑब्जर्व करा होगा आप लोगों ने, है ना। मुझे इसका आंसर देना आज कि पानी और तेल के मिक्सचर से ये रेनबो कलर कैसे आ जाता है। आज आप इसको सर्च करना, ज़रा 150 वर्ड्स के अंदर मुझे बताना, आराम से सर्च करना, वीडियो देखो, कुछ भी आर्टिकल पढ़, बहुत ज़्यादा नहीं कि पूरे दिन इसी पे बैठ गए, ठीक है, टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। आपको बस ऐसा आंसर देना कि बस आप अपनी चीज़ पूरी कर पाओ, ये इस होड़ में मत बैठ जाना, अरे नहीं नहीं सबसे अच्छा आंसर तो मैं ही दूंगा, मैं ही दूंगी इनको, आज तो मैंने ही इंप्रेस करना है। अपना टाइम यूटिलाइज करो, बस 100-150 वर्ड्स में मुझे क्रिस्टल क्लियर बात बता देना, कोई कहानी नहीं, कोई महाभारत नहीं, टू द पॉइंट मुझे इसका आंसर देना कि क्यों बन जाता है, ठीक है। एंड आपने ग्लास में भी ऐसा देखा होगा वैसे, जो एकदम से मतलब मान लो कि आप में से कोई स्पेक्स लगाता है, और मैंने एक ग्लास क्लीनिंग सॉल्यूशन लिया और आपके स्पेक्स को साफ़ कर दिया एक कॉटन क्लॉथ के साथ, उसके बाद भी अगर आप क्रिस्टल क्लियर देखो, थोड़ा सा इधर उधर मोड़कर उसका एंगल देखो, तो उस पर भी रेनबो टेक्सचर बन रहा होता है। ऑब्जर्व करा है कभी किसी ने? बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग मुझे पहले तो ये बताना कि पानी और तेल के साथ ये वाली चीज़ क्यों होती है, एक बार सोच के देखना, क्योंकि एनसीईआरटी इसके बारे में बात नहीं करती, लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी के लिए बस आप सोच कर देखो, कहाँ काम आएगा कहाँ नहीं काम आएगा वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, यहाँ पर ना आज आप रीज़न भी समझो। बचपन से हम ये जानते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हुए आए हैं कि भैया कोई भी जो पानी और तेल अगर मिक्स हो जाए, तेल ऊपर ही तैरेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला इसका रीज़न है, नंबर 1, वाटर हैवियर है। अगर वाटर हैवियर है, इस लाइन को चेंज करके अगर मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूँ, तो चलो 6 क्लास की बुक है, हरनीत, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है? शायनी, कह सकता हूँ मैं ऐसा? अब अगर पानी अगर हैवियर है तो पानी इसका मतलब नीचे है, और तेल अगर उसके ऊपर तैर रहा है, तो इस लाइन ने मुझे ये भी साबित कर दिया कि ऑयल लाइटर होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ अर्पित कि ऑयल की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर डेंसिटी? तो ये 2 कीवर्ड्स याद रखना दोस्तों, ठीक है। लोग इसके बारे में नहीं सोचते या पढ़ते नहीं है, आप लोग ये वाली चीज़ याद रखना। एक सिंपल सा स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाएगा किसी भी एग्जाम के अंदर, और आपका टाइम वेस्ट होगा, बस वो टाइम वेस्ट ना हो ना, तो बस आप ये याद रखना, ऑयल की
डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में हमेशा कम होती है, एंड वाटर की डेंसिटी ऑयल के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होती है। सिंपल 100 बातों की एक बात, ऑयल लाइट वेट वाला है, वाटर हैवी वेट वाला है एज कंपेयर टू ऑयल, एज कंपेयर टू ऑयल। इसके बारे में कुछ ना कुछ अंकिता अपने नोट्स में एक शॉर्ट सा बॉक्स या कुछ भी ऐसा बना लेना, क्योंकि क्या होगा कि अभी के लिए तो समझ जाओगे, बाद में फिर ये डेंसिटी वेंसिटी वाले जो वर्ड्स आते हैं ना, एग्जाम में वैसे ही इतना प्रेशर रहता है, हम अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी भूल जाते हैं फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। आप हमेशा देखना, जब भी आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होगे ना किसी भी एग्जाम के अंदर, आप मेरा टेस्ट दे रहे हो, कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, रियल यूपीएससी के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, आप हमेशा उसमें ना अपनी कॉमन सेंस के बेसिस पे ही गलती करोगे पक्का। और हमेशा हमारा दिमाग यही होता है कि बच्चों वाली चीज़ों में ही गलती करता है, वो इसलिए क्योंकि वो मतलब वो ना बेसिक चीज़ों को याद करने से भागता है। वो ये सोचता है पहले हमें ना एकदम से कोई चीज़ पता लग जाए जिससे हमारा सारा काम आसान हो जाए, वो लेवल्स को क्रॉस नहीं करना चाहता क्योंकि उसको डोपामीन नहीं मिलता इतना। तो क्या है यहाँ पर, हाँ, वाटर जो है वो हैवी है, इट फॉर्म्स अ लेयर इन द टेस्ट ट्यूब, वेयर एज मस्टर्ड ऑयल बीइंग लाइटर इट फॉर्म्स द अपर लेयर। ये लोअर लेयर बनाता है एंड ये अपर लेयर बनाता है। मस्टर्ड ऑयल इसका मतलब, या कोई भी ऑयल कंप्लीट तरीके से मिक्स नहीं होता पानी के साथ, तो मस्टर्ड ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। मस्टर्ड ऑयल को हम ये कह सकते हैं जो इनसॉल्युबल है, इमिसिबल। आज के बाद आप लोग ये वर्ड यूज करोगे, ठीक है। कोई सा भी तेल हो आप चाहे, ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल कहाँ से मिलता है हमें, कहाँ से प्राप्त होता है, किस चीज से? अबे ग्राउंडनट होता क्या है? हाँ, कैरी ग्राउंडनट, मैं कह रहा हूँ ग्राउंडनट ऑयल कहाँ से मिलता है, कैरी ग्राउंडनट आलू से मिलता है मूंगफली, कोकोनट ऑयल अंकिता कोकोनट से मिलता है। कैरोसिन एंड पेट्रोल, ये कुछ दूसरे लिक्विड मटेरियल्स हैं विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी कि इन सारे केसेस में ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इन सब के साथ क्या होगा, ये सारे पानी से हैवी है कि लाइटर है पानी के कंपैरिजन में? लाइटर है, तो इसलिए इनसॉल्युबल है। अब मुझे आप लोग एक सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ आप लोग ये बताइए, आज से पहले आप लोगों को किस किस को ये चीज़ ठोस तरीके से पता थी कि तेल का वजन हल्का होता है एज कम्पेयर टू पानी का वजन? जल्दी बताओ। सबको बताती तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं बताती वो एक्सेप्ट कर सकता है, कुछ सीखा ही होगा आपने आज, है ना। तो नहीं बताती इसका मतलब बात ये है कि मतलब इसने आपका एक कंसेप्ट बिल्ड कर दिया मयूर के, जिसके हो सकता है अभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जो ये 6 क्लास की चीज़ें पढ़ाते जा रहा हूँ बहुत बच्चों वाली, अभी इसकी इंपॉर्टेंस ना समझ में आए, लेकिन 10वीं क्लास तक जाते जाते जो एमसीक्यूज उस लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री के जब मैं सॉल्व करने को दूंगा, तो क्या पता आप ये कहो कि अच्छा हमने ये वाली चीज़ वहाँ अप्लाई कर दी थी, इसके बेसिस पर मैं से एलिमिनेट कर पाया कि ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि पानी का वजन हमेशा ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू तेल का वजन। ये हमने 6ठी क्लास में पढ़ा था, इसलिए हम 10वीं क्लास में ये चीज़ एलिमिनेट कर पा रहे हैं। प्लीज नोट दैट दोज लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद वाटर, वो आपस में मिक्स हो सकते हैं। जैसे तेल तेल आपस में मिक्स हो जाएंगे, ग्राउंडनट ऑयल अच्छी तरीके से कोकोनट ऑयल में मिक्स हो सकता है एक सिंगल ईयर फॉर्म करने के लिए, एंड कैरोसिन कैन मिक्स विद पेट्रोल टू फॉर्म अ सिंगल ईयर। अब ये अलग से एक ऐसी चीज़ें हैं कि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अंकिता दिया था ना मैंने ये वाला क्वेश्चन, गलत हो गया ना ये, है ना। ये जो ऑयल ऑयल है ना वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, सिंगल लेयर बना सकते हैं। अब देखो ये ऑयल ऑयल वाली बात तो ठीक है, ये तो चलो एक नाम हो गए कि ग्राउंड नट ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल, ये तो एक नाम हो गए। क्वेश्चन अगर मुझे बनाना होगा ना किसी को तंग करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, या उसका टाइम वेस्ट करवाने के लिए, तो बेसिकली इसको ऐसा कहा जा सकता है कि जिन दो चीज़ों की, कोई भी दो लिक्विड्स की या किसी भी चीज़ की, चलो लिक्विड को ही ले लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और अगर मैं इस स्टेटमेंट उसके अंदर ये डाल दूं कि जिन दो लिक्विड की डेंसिटी अगर सेम है तो वो आपस में मिसेबल है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है?
अब अगर ये पेपर के अंदर आ जाए तो अर्पित तंग कर सकती है ना ये हमें, है ना, ये चीज़ है। तो वी विल नाउ डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एंड वाटर। ठीक है, गैसेस पानी में घुलती हैं कि नहीं घुलती हैं, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी आपके साथ जो एग्जामिनर है ना हेरा फेरी कर सकता है। कुछ जो गैसेस हैं वो वाटर में घुल जाती हैं, कुछ जो दूसरी गैसेस हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती हैं। हाँ ठीक है, सॉल्यूबल हैं इनसॉल्यूबल हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस, वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। हम जो पानी पीते हैं, मुझे आप लोग एक बात बताओ, चलो पानी की एक रिक्वायरमेंट है बॉडी को ना, एक बॉडी का एक अलार्म सिस्टम होता है जो कि कहता है कि लिक्विड की जो कैपेसिटी है इतनी होनी चाहिए, और अब लिक्विड कम हो रहा है पानी शरीर में से, क्योंकि पानी का आउटफ्लो हो चुका है। हो सकता है आप यूरिन पास कर चुके हो, आपको पसीना आ रहा हो, या फिर आप कोई भी आपका इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा हो, कुछ भी कैसे भी करके आपकी एनर्जी जा रही हो, तो वो पानी कैसे ना कैसे करके लूज़ हो रहा है। अब आप पानी पीते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम जो पानी पीते हैं सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ को फ़ायदा देता है हमारे, मतलब वैसे तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा होता है? आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है हमारे शरीर में? अरे ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एक किडनी निकाल लूँ शायनी तभी तुम जिंदा रहोगे। ठीक है, और? अरे ठीक है, और ब्रेन। अब ब्रेन कोई वैसे फूड तो खाता नहीं है, तो ब्रेन क्या करता है, जैसे अगर आपके सर में अभी दर्द हो रहा है, मतलब अगर आप बंद कमरे के अंदर बैठे हो कि यार मैं क्लास ले रही हूँ, सर को ना आवाज़ वावाज़ ना जाए, बैकग्राउंड में मेरे बहुत शोर है, तो आप दरवाजे बंद करके बैठे हो। अब आपके कमरे के अंदर ना CO2 भर रहा है बहुत ज़्यादा, और आप बस क्लास लेने के लिए मेरे बैठे हो, अब CO2 बहुत है आपके कमरे के अंदर। ठीक है, उससे ना आपके सर दर्द होता है, आपके दिमाग की ना नसें दुखती हैं। यही अगर आप धीरे धीरे करते करते हल्का हल्का ठंडा पानी 4 गिलास पी लो ना, आपका पूरा वो CO2 का लेवल उतर जाएगा, और आप बिल्कुल फ्रेश फील करोगे, दिमाग आपका फिर से फुल पोटेंशियल पर काम करेगा। यानी कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ, हमारा ब्रेन पानी से क्या निकाल लेता है? ऑक्सीजन। और क्या ऑक्सीजन हमारे दिमाग को जिंदा रखता है शाइनी? क्या ब्रेन लेता है फूड ऑक्सीजन की फॉर्मेट में? बिल्कुल ठीक है। किसमें? तो ऑक्सीजन गैस जो है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, दे लिव इन वाटर, विच लिव इन वाटर, दे यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। यानी कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स पानी में जो रहते हैं, पानी में जो जिंदा रहते हैं, वो क्या करते हैं, स्पेशली अगर आप फिश की बात कर लो, फिश क्या ऑक्सीजन लेती है क्या? बिल्कुल, लेकिन कैसा ऑक्सीजन लेती है? डिजॉल्व, डिजॉल्व फॉर्म में, है ना, डिजॉल्व फॉर्म में। यानी कि वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में से क्या खींच लेती है? ऑक्सीजन। और फिश में, बताओ शाइनी, चलो जितनी तुमने मछलियां खाई हैं उन सारी मछलियों की कसम तुम्हें, फिलहाल कसम तो टूटी गई है, मर तो गई है बेचारी, लेकिन कौन सा ऑर्गन काम आता है फिश का ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए? गिल्स। क्या फर्क होता है शाइनी गिल्स और फिन्स में? हरनीत, क्या फर्क होता है गिल्स और फिन्स में? ऑक्सीजन गैस जो है वो डिजोल्व हो जाती है पानी के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब ऐसा नहीं सोचना कि मछलियों को नहीं चाहिए होता है पानी, ये मछलियों को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है, पानी के अंदर है, ये डिजोल्व फॉर्मेट के अंदर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये भी डिजोल्वेबल है वाटर के अंदर, ठीक है। CO2 जो है गैस है, सॉल्यूबल है पानी में। जो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर जो रहते हैं, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये वाला काम फाइटोप्लैंक्टन्स करते होंगे अंकिता? बिल्कुल, है ना, क्योंकि प्लांट्स के लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट, CO2 के O2?
O2। और CO प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? CO2। और उनका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? O2। ठीक है, ये चीज़। लेकिन कुछ कुछ गैसेज होती ऐसी होती हैं जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं करती हैं, ठीक है, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। एंड इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन या मीथेन, जिसके लिए आपका एक नया नाम आपको पता लग रहा है, मार्श गैस। डोंट वरी, स्टैंडर्ड बढ़ने तो ये हम सारी चीज़ें जानेंगे अलग अलग तरीके से। नाइट्रोजन और मीथेन ये सॉल्युबल नहीं है वाटर के अंदर, और ये स्टेटमेंट आ सकती है आपको जब ये पेपर के अंदर आएगी ना, आपको कंप्लीट तरीके से पक्का ऐसी लगेगा कि ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इकोलॉजी एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, ईवीएस से निकला है क्वेश्चन। और वहीं पर आप ट्रैप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी वाली बात ऑल और नन पे ही वर्क करेगा आपका आंसर। ऑल और नन मतलब कि अगर पता है तो आप कर पाओगे, नहीं पता है तो आप कोई लॉजिक लग ही नहीं सकता ना इस बात का, कैसे लगा लोगे कोई भी लॉजिक? तो ये तो चलो ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेस ऑफ दर हैवीनेस और लाइटनेस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पानी के कंपैरिजन में उनकी हैवीनेस और लाइटनेस का मतलब बेसिकली ये है कि हम ये कह सकते हैं, क्या हम यहाँ पर ये जानने बैठे हुए हैं कि उनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है या कम है? बिल्कुल वेट के बेसिस पर ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, है ना। कुछ जो मटेरियल हैं दे आर हैवियर देन वाटर, वेयर एज अदर मटेरियल्स आर लाइटर देन वाटर। हैवीनेस और लाइटनेस को किसी भी मटेरियल के लिए, जैसा कि अभी हम टर्म यूज कर रहे थे, साइंस के अंदर टर्म यूज करा जाता है डेंसिटी। कोई भी एक ऐसी चीज जिसका वजन पानी के वजन से ज़्यादा हो। अब पानी का वजन निकालने के लिए जो तरीका होता है, वैसे हम वेट कभी भी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर, साइंस में हम लोग डेंसिटी ही कहते हैं। तो विच इज़ हैवियर देन वाटर, कोई भी सब्सटेंस विच इज़ हैवियर देन वाटर इट इज़ सेड टू हैव हायर डेंसिटी देन वाटर। और कोई भी सब्सटेंस जिसका वजन जो है वो पानी के वजन से अगर कम हो तो हम लोग उसको कहेंगे उसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसके बेसिस पर कुछ मटेरियल्स होते हैं दे आर हैवियर देन वाटर, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं दे आर लाइटर देन वाटर। यानी कि हैवियर देन वाटर का मतलब क्या है? इनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है। लाइटर देन वाटर का मतलब क्या है? इनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये अगर हमें फाइंड करना है कि कोई भी एक जो मटेरियल है वो पानी से ज़्यादा भारी है या उससे हल्का है, तो हम उसके अंदर एक अगेन टेस्ट ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक वेसल लेंगे, कुल मिलाकर कुछ भी ले लो आप, और ये देखेंगे कि वो डूबता है कि तैरता है। तो देखते हैं, एक बच्चों वाला एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक बीकर लिया, उसको 2/3 भर दिया पानी से, उसके अंदर एक कील डालती, आयरन नेल होता है कील, ठीक है। वो पानी के अंदर आपको पता है कि डूब जाएगी और बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएगी। ये शो ये करता है कि आयरन जो है वो हैवियर है एज कम्पेयर टू पानी, यानी कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है। ऐसी और भी चीज़ें होती हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यानी कि सारे के सारे मेटल्स। इसके अलावा स्टोन, ग्लास, चॉक एंड सॉइल, ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं विच आर हैवियर देन वाटर और ये डूब जाएंगे पानी के अंदर। अब हम दूसरे बीकर में क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे एक लकड़ी का, ठीक है। अगेन पानी भर देंगे और देखें, फिर लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे और हमें ये दिखेगा कि लकड़ी जो है, लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, वो डूब नहीं रहा। तो वुड इज़ अ मटीरियल विच इज़ लाइटर देन वाटर, ठीक है। एंड कुछ और मटेरियल्स जो कि तैरते हैं पानी के ऊपर, दे आर वुड, प्लास्टिक, सॉडस्ट, ड्राई लीव्स, आइस, ऑयल, सारी तरह के ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल। और ये शो ये करते हैं कि इनकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है। अब एक नाइन्थ में ना एक कंसेप्ट आता है कि एक आयरन नेल, इतना छोटा सा कील का टुकड़ा पानी के अंदर डूब जाता है लेकिन इतना बड़ा शिप तैरता रहता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? एक टर्म यूज होती है 9th क्लास की फिजिक्स में, बताओ, साइंस में। बॉयंसी कैसे वर्क करता है ये? मतलब अतिथि बताओ जरा मुझे, एक छोटा सा कील का टुकड़ा है वो डूब जा रहा है, इतना बड़ा जहाज है, उसमें क्या लोहे वगैरह यूज नहीं होता? बहुत लोहा यूज होता है, तो वो क्यों नहीं नीचे जा रहा है? हाँ, और शिप के केस में क्या चीज़ वर्क करती है?
उसकी डिज़ाइनिंग एक तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है ना। ऐसा भी नहीं है कि आप शिप को किसी भी केस के अंदर डिज़ाइन कर लो, है ना। और वो तैर किस वजह से पाता है? क्या बोट? हाँ बताओ बताओ शाइनी, बोलो बोलो। वाटर की डेंसिटी से कम हो जाता है ना। अच्छा, एक मुझे एक बात बताओ, हालांकि हम बात करेंगे, कोई बात नहीं, अभी आप इस कंसेप्ट को छोड़ दो, हम मैं डिटेल में आपको बताऊंगा 9th क्लास में जब हम लोग आएंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। बायोन्सी का कंसेप्ट होता है इसको, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, हरनीत आप ट्राई करना, बाकी लोग चुप रहना, हरनीत को बताने दो, या अतिथि आप ट्राई करना। आप अतिथि पढ़ भी चुके होगे, चलो हरनीत आप बताओ। एक ऐसा प्लेनेट जो कि पानी के ऊपर तैर सकता है, अगर पूरे के पूरे प्लेनेट को जगह मिल जाए इतने बड़े समुद्र की। किसने बोला ये? आपसे बना करा था ना मैंने। ज़्यादा जोश है आपको। सेटन। अब होता क्या है इसके अंदर, अंकिता, इसका क्या रीज़न होता है? क्या चीज़ लाइटर है? स्पेसिफिक डेंसिटी, है ना। हाँ, गैशियस जाइंट नहीं, वैसे तो जुपिटर वगैरह भी है, लेकिन सेटन में ये चीज़ खास बात है। हाँ जी। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताओ, सेटन के पास इर्द गिर्द तो रिंग्स हैं, और कौन कौन से प्लेनेट है जिनमें रिंग्स होती हैं? जुपिटर, सेटन, और यूरेनस में है? यूरेनस नेपट्टून में है? नहीं, ठीक है। प्लूटो प्लेनेट है? हाँ। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेकनेस, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।